हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अपने यूपीएससी के एग्जाम में जो भारत की नदियां हैं उससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था, जो गंगा नदी तंत्र था इसको हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। जिसने नहीं देखा हो वो वीडियो को देख सकता है। और आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और जो सिंधु नदी तंत्र है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर टाइम बचा तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है भारत की क्या सबसे लंबी नदियों में से माना जाता है और एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, जो कि क्या तिब्बत से होते हुए आती है और भारत में बाद में प्रवेश करती है। तो जैसे अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात, इसकी लंबाई कितनी है, भारत में 2929 किलोमीटर है, जो कि एक पूर्ववर्ती नदी के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में क्या, और इसकी अगर बात की जाए इसका उत्पादन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से। एक है मतलब कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में जब आगे बढ़ते हुए क्या तिब्बत में से यार्लिंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जब आगे जब मुड़ती है तो इसमें इसके मोड़ की जगह पे इसको क्या कहते हैं, नामचा बर्वा कहते हैं। उसके बाद में जब जब भारत में प्रवेश करती है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो आप समझ गए होंगे कि दिहांग किसका नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो बाएं तट की नदियाँ होंगी और जो दाएं तट की नदियाँ होंगी, आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में हम लोग बताया था, आप नदी की और मुंह करके खड़े हो जाइए। जो आपका बायां होगा वो नदी का बायां तट होगा, जो आपका दायां होगा वो नदी का दायां तट होगा। अगर आप इस तरह मुंह करके खड़े होंगे तो यानी कि जो हमारे क्या दायां तट हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी होगी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की नदी कौन सी होगी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता। वहीं इसकी बात की जाए कि इसके बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी होंगी, तो इसके बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, दिबांग और लोहित। उसके बाद में क्या, धनसिरी, सुमनसिरी, कोपिल, ऐसे करके और भी काफ़ी नदियाँ होती हैं। उसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र जो होती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका क्या नाम हो जाता है, जमुना कहलाता है। उसके बाद में एक गंगा नदी जो कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, तो पद्मा के नाम से, जो नाम मेघना भी आगे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था उसके बारे में पढ़ लिया। और ये एक बात और भी है कि ब्रह्मपुत्र में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जिसे माजिली नदी द्वीप कहते हैं। यहाँ एक तरीके से गुम्फित जो चैनल होता है वो इसका ही हमारा गुम्फित चैनल कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में पाया जाता है और इसे एक जिले का दर्जा भी दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे फुमडिस करके एक जगह, मतलब फुमडिस करके घास या फिर मोले की जो भी वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पे ही डांसिंग डियर भी पाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे इस बात को। अभी बात आती है हमारी क्या, जो सिंधु नदी तंत्र है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर। आप लोग देख होंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उससे भी ज़्यादा है, और ये कि हमारी पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदी ही हुई। अगर इसकी बात की जाए ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील के पास से, बुखारचू ग्लेशियर है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो मानसरोवर झील के पास से बुखारचू नामक जो ग्लेशियर है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो पाकिस्तान से होते हुए जब भारत में जब प्रवेश करती है उसके बाद में क्या है, इससे मिथान कोट पर अपना मुहाना बना देती है। अगर इसकी नदियों की जो सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, पहले तो इसकी जो दाएं तट की नदियाँ होंगी कौन कौन सी होंगी, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल। तो आपको पता लग गया होगा इसकी दाएं तट की नदियाँ कौन सी हैं, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल। और वहीं इसकी बात की जाए बाएं तट की नदियाँ, आपको ये भी पता होगा 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में भारत और जो पाकिस्तान है इसके बीच में सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, जिसके तहत सिंधु झेलम चिनाव का 80% पाकिस्तान के पास रहेगा, 20% भारत यूज़ करेगा। वहीं बाद में सिंधु झेलम चिनाव के बाद में रावी, ब्यास और सतलज इसका 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये हमारे क्या जो सिंधु नदी जल समझौता था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अभी बात आती है सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसकी बात की जाए झेलम नदी, तो झेलम नदी किस में मिल जाती है, चिनाव में आके मिल जाती है। तो चिनाव पहले किस में होती है, चंद्र और भागा दो नदियाँ होती हैं वो बन जाती हैं चिनाव। तो आप चिनाव कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए, चिनाव निकलती है बाड़ा लाचरा से। और जो दो नदियाँ मिल जाती हैं चंद्र और भागा तब बन जाती है हमारी चिनाव। और चिनाव नदी में कौन सी मिलती है, झेलम नदी मिल जाती है। झेलम कहाँ से निकलती है, हमारी वेरीनाग के पास से निकलती है। तो झेलम नदी वेरीनाग के पास से निकली और चिनाव में मिल गई। चिनाव कहाँ से निकली, हमारी बाड़ा लाचरा जगह जो दर्रा है वहाँ से निकली। और जब झेलम और चिनाव आगे मिलकर चिनाव नदी के नाम से ही बढ़ती हैं। और चिनाव नदी कहाँ पे मिल जाती है, रावी नदी में
मिल जाती है। और रावी आगे बाद में आके किस में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। और सतलज फाइनली अपनी जो सिंधु नदी है उसमें मिल जाती है। और सतलज में ही एक छोटी और नदी होती है कि ब्यास, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज में मिल जाती है। अभी बात आती है सतलज कहाँ से निकलती है, तो सतलज हमारी निकलती है जो शिपकिला दर्रा है वहाँ से सतलज निकलती है। ब्यास निकलती है हमारी ब्यास कुंड से, रावी निकलती है रोहतांग से, चिनाब निकलती है बाड़ालाचला से, झेलम निकलती है हमारी कहाँ से, बेरीनांग से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और सिंधु कहाँ से निकली हमारी, मानसरोवर झील से। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सिंधु मानसरोवर झील से निकली। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल। और अगर बात की जाए झेलम, झेलम कहाँ से निकलती हमारी, बेरीनांग से। चिनाब कहाँ से निकलती हमारी, चिनाब निकलती हमारी बाड़ालाचला दर्रे से। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से। सतलज निकलती हमारी जो है शिपकिला दर्रे से। तो इस प्रकार से क्या है, सतलज पे ही भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है, तो आपको ये पता लग गया होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या आज गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा पार्ट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे जो भारत की जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, जो पूर्वी घाट की नदियाँ उसके बारे में। और साथ ही साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण 2 नदियाँ और भी हैं, जैसे कि गोदावरी नदी तंत्र है, जिसे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वहीं कावेरी भी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसकी जो सहायक नदियाँ उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।